Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। चलिए हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग वो है एक नया चैप्टर जो इसके पहले रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र, ये जो चैप्टर था वो आपका एंड हो चुका था। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा परिवर्तन किस तरह से होता है, इससे जुड़ी चीज़ें जो है आज हम लोग सीखेंगे। ऊर्जा परिवर्तन क्या है समझेंगे, और सक्रिय या उत्तेजित अवस्था क्या होती है, और संक्रियन ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मूल रूप से जो आपका ये इस चैप्टर में जो आपका रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन है, इसमें जो है आप मूल रूप से जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन चीज़ों को आप देखेंगे। मतलब मूल रूप से मित्र इसमें बात ये होगी कि जो रासायनिक समीकरण होगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारकों के द्वारा जो प्रतिफल बनेगा उसमें उसके ऊर्जा लेवल की बात होगी, उसके एनर्जी लेवल की या ऊर्जा स्तर की बात होगी। ऊर्जा स्तर की बात कहने का मतलब क्या है कि अगर यदि मान लीजिए दो अभिकारक मिल करके एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, जैसे हम बात करते हैं A प्लस B, ठीक है, और ये बन रहा है प्रतिफल C, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रसायन की भाषा में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, है ना, प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अभिकारक है और जो प्रतिफल है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो ऊर्जा स्तर है या जो एनर्जी लेवल है, कहा जा सकता है कि उसमें वह किस अवस्था में रिएक्शन करेगा, या रिएक्शन करने के बाद उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, या रिएक्शन करने के पहले उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। तो इस तरह की जो बहुत एक महीन बातें हैं, जो बहुत आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो आप केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी है जिसको आप नंगी आंखों से अनुभव नहीं कर सकते। वो चीज़ें जो है वो आपको समीकरण में या अभिक्रिया में वो चीज़ें आपको समझनी होती है, और जब आप लेबोरेटरी में या कहीं प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ें दिखती है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन मतलब यहाँ जो है एनर्जी चेंज की बात कर रही है कि इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, पहले ये सेंटेंस जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कि जो भी भिन्न भिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें अभिकारकों की एनर्जी लेवल और जो प्रतिफल का एनर्जी लेवल होगा, दोनों के संबंध या दोनों के संबंध में बातें होगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को जो है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन के अंतर्गत देख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। अब ये जो लाइन है कि रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है, मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल, इस दोनों का अभिकारक से प्रतिफल बनने में, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दो अभिकारक मिल करके एक जो प्रतिफल बनाता है तो उसमें इन अभिकारक और प्रतिफल के ऊर्जा स्तर में बदलाव होता है, और वो क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी वो किसके साथ होगी, ऊर्जा परिवर्तन के साथ। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया कहीं दिखाया गया है तो इसमें यह बात हम समझ सकते हैं कि उनकी प्रतिफलों में और उनके अभिकारकों में जब हम संबंध निकालेंगे तो उसमें ऊर्जा स्तर का बदलाव हुआ है, उसमें ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है। अब ये अलग बात है कि ऊर्जा लेवल अभिकारक में ज़्यादा था कि प्रतिफल में कम था, या अभिकारक में कम था कि प्रतिफल में ज़्यादा था, ये दूसरी बात है। लेकिन सबसे जो मेन बात है वो ये याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसके अभिकारक और उसके प्रतिफल में ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं।
इसी प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और यही परिवर्तन के कारण जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पर दो तीन चीज समझिएगा, बहुत छोटा सा लाइन है, लेकिन आज की जो बोर्ड पे जितने भी लाइनें हैं या जितनी भी जो चीजें आपके सामने दिख रही है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसको समझिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक हमने बताया कि जो दो अलग अलग चीजें मिलकर के जो रिएक्शन करती है और जो प्रतिफल बनता है, तो ये प्रतिफल हुआ और ये अभिकारक हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अधिक अस्थायी, अधिक अस्थायी का मतलब क्या हुआ, मोर स्टेबल, अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर, यहाँ जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, निम्न हो जाता है, कि अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कि यह इनकी टेंडेंसी है, किसकी, अभिकारकों की ऐसी प्रवृत्ति है, लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और अगर ये परिवर्तन नहीं हो तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होंगी। इस बात को समझिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अधिक अस्थायी, अधिक अस्थायी तो मोर स्टेबल, निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की, निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अगर यदि अभिकारकें, जो अभिकारक भाग ले रहा है, अगर अभिकारक अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे तो कोई भी रासायनिक समीकरण दुनिया में नहीं होगा। इस बात को पहले समझिए कि यहां पर क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधिक अस्थायी का मतलब क्या होगा, मोर स्टेबल, मतलब बहुत लंबे समय तक अस्थायी, अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर, और जो एनर्जी लेवल है वो निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कि अगर कोई भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड अभिकारक के रूप में हैं और वो आपस में संयोग करके एक तीसरा प्रतिफल का निर्माण करता है तो इन अभिकारकों में अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति है। इन अभिकारकों में अधिक, दो बात है, इन अभिकारकों में क्या है, अभिकारकों में अधिक अस्थायी, अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति है ना, प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति इसमें मौजूद है। और यही जो अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, इसी टेंडेंसी के कारण जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यहां पर आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर, अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो जितने भी अभिकारक हैं, अगर वो आपस में संयोग करके किसी प्रतिफल का निर्माण करता है तो उन अभिकारकों के बारे में कहा जा सकता है कि वे अभिकारक अधिक अस्थायी हैं और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की उसमें टेंडेंसी है, उसमें प्रवृत्ति है। और जिन और अभिकारकों में अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने की जो ये टेंडेंसी है, इसी के कारण रासायनिक समीकरण होती है, अर्थात इसी के कारण जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। चलिए ठीक है, इसी प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारकों की ऊर्जा, जब अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक हो। अब रासायनिक अभिक्रिया उसी कंडीशन में होगा जब अभिकारक की ऊर्जा क्या होगी, प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होगी। अब दो अभिकारक है ए और बी और प्रतिफल आपको सी मिला है, तो यहां पर जो सी की एनर्जी होगी इससे ज्यादा ए और बी की एनर्जी होनी चाहिए। अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है। ये बात आप डायरेक्ट सूत्र की तरह से भी याद रख सकते हैं कि अभिकारकों की जो ऊर्जा होती है वह प्रतिफलों से अधिक होती है। अगर अभिकारक में ऊर्जा प्रतिफल से ज्यादा नहीं होगी तो वो अभिकारक आपस में रिएक्ट करेंगे ही नहीं, और जब तक रिएक्ट करेंगे नहीं तब तक प्रतिफल प्राप्त होगा नहीं, है ना, तब तक प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ की जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया तब होती है, रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है। अगर अभिकारक की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होगी तब ही वहां पर यह संभव है कि रासायनिक अभिक्रिया हो। क्योंकि देखिए, अब
प्रतिफल तभी बनेगा जब आपस में अभिकारक रिएक्ट करेंगे, और अभिकारक रिएक्ट तभी करेंगे जब उसकी एनर्जी लेवल हाई होगी। अगर एनर्जी लेवल पूरी तरह से लो हो जाए तो प्रतिफल कैसे बनाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है, अर्थात अभिकारक की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होगी। A प्लस बी की जो ऊर्जा होगी वो C की ऊर्जा से अधिक होगी। चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका सक्रिय या उत्तेजित अवस्था, है ना, सक्रिय या उत्तेजित अवस्था। चूंकि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं मित्र, ये बहुत ही गूढ़ बातों का या बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ बातों का बात इसमें जो है केमिस्ट्री की जो रासायनिक समीकरण है। अब मान लीजिए C+O2 CO2 बनता है, मान लीजिए C+O2 ये CO2 बनता है, तो यह इस बनने को हम इस तरह से दर्शा देते हैं, लेकिन यह बनने में इसके अंदर बहुत सी बातें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो बातें सत्य है। तो यहाँ जैसे सक्रिय या उत्तेजित अवस्था, या इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड और, है ना, एक्साइटेड स्टेट, या तो एक्साइटेड स्टेट या एक्टिवेटेड, या तो बोल दीजिए एक्टिवेटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, सक्रिय या उत्तेजित अवस्था। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो बहुत उत्तेजित होते हैं, और वो हमारी क्या होती है, उत्तेजित अवस्था है या एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ जो है ये अभिकारकों के बारे में जो है, अभिकारकों की उत्तेजित अवस्था है या उसकी सक्रिय अवस्था है ना। तो सक्रिय या उत्तेजित अवस्था, एक्टिवेटेड या एक्साइटेड स्टेट। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं है उसके पहले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह अवस्था सक्रिय या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। सीधी बात है, देख लीजिए यहाँ जो सक्रिय या उत्तेजित अवस्था की बात की गई है, जो एक्साइटेड स्टेट की बात की गई है, ये अभिकारकों के लिए है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व, अभी अभिक्रिया नहीं हुई है, अभिक्रिया के पहले अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्च स्तर अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि अब अभिक्रिया हुआ नहीं है और अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक हैं कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि जो ऊर्जा उसके अंदर मौजूद है नहीं, लेकिन वह वायुमंडल से या एनवायरनमेंट से उस अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण करने का मतलब है अपने अंदर ग्रहण करता है या अपने में समाहित करता है। तो अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये किस में चले जाते हैं, एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह अवस्था सक्रिय या उत्तेजित अवस्था, सक्रिय या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इसी सक्रिय या उत्तेजित अवस्था को एक्टिवेटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो कोई भी अभिकारक रासायनिक समीकरण के पहले, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और अवशोषण के करके जो है एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा का वो अवशोषण करते हैं और अवशोषण करने के बाद एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अवस्था सक्रिय या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभिकारकों की उत्तेजित अवस्था या सक्रिय अवस्था क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व कोई भी रासायनिक अभिकारक क्या करते हैं, एक ऊर्जा को, या कह सकते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और उस ऊर्जा के अवशोषण करने के बाद एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अवस्था सक्रिय या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। अब देखिए, कोई भी अभिकारक जब आपस में रिएक्शन करेगा तो उसके लिए एनर्जी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, और इसलिए जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करती है, और जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगी तब ही समझा जाएगा कि अब रिएक्शन होगा, और दो अभिकारक रिएक्ट करके एक प्रतिफल का निर्माण करेंगे। अब है आपका संक्रियन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, 12th में आपने इसको पढ़ा होगा। संक्रियन ऊर्जा
या एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में, अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या बोला, अभिकारक जो है, तो अभिकारक के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में, जब अभिकारक सक्रिय हो गया या वह जब अभिकारक सक्रिय होते हैं तो वह उसकी उत्तेजित अवस्था भी कहलाती है। क्योंकि जब वो सक्रिय होते हैं तो इसका मतलब है कि अभिकारक जो है ऊर्जा का अवशोषण करना शुरू कर दिया, और जब उस ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और जब एनर्जी हाई होगी तो वह क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और प्रतिफल बनाएगा। तो अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को, अब वह जो एक्स्ट्रा एनर्जी अवशोषित कर लिया उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, अभिकारकों को क्रियाशील बनाने के लिए या अभिकारकों को ऐसा कह सकते हैं, अभिकारकों को सक्रिय करने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए दो अभिकारक मौजूद हैं, अब दोनों रिएक्ट करके एक प्रतिफल का निर्माण करेंगे, तो उसके पहले उस अभिकारकों में अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है जिससे वो रासायनिक समीकरण करना या रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर दे। तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको रिएक्ट करवाने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं, या वह जो ऊर्जा का अवशोषण करेगा रिएक्ट करने के लिए, तो वह जो अतिरिक्त ऊर्जा खींचा वह ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। देखिए, अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए, अभी वो सक्रिय नहीं है, अभी वो सक्रिय नहीं है और अभी वो अभिकारक उत्तेजित नहीं है, तो अभिकारक जब सक्रिय अवस्था में आएगा या जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो उस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए, अब उसको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए या उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए, है ना, जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ दूसरे शब्दों में परिभाषा दी गई है मित्र, अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में, वह सामान्य अवस्था में है और उसको उत्तेजित अवस्था में लाना है। अब आपसे प्रश्न होगा कि उसको उत्तेजित अवस्था में क्यों लाना है, क्योंकि हमको वहां पर रासायनिक अभिक्रिया करानी है। अगर दो अभिकारक सिर्फ आकर के सामने खड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे, कार्बन है ऑक्सीजन है, हम क्या करेंगे, वो रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा, तब फिर मजा है ना। तो वो अगर अभिकारक सिर्फ आकर के अपनी जगह अपने लाइन में खड़ा है तो उसका कोई मुराद नहीं है जब तक वो रिएक्शन नहीं करता है ना। तो अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर बात साफ हो गई कि अभिकारकों को सामान्य अवस्था से, अरे सामान्य अवस्था में वो तो मौजूद ही है, कार्बन सामान्य अवस्था में है, ऑक्सीजन सामान्य अवस्था में है, C सामान्य अवस्था में, O2 सामान्य अवस्था में है, लेकिन अब जब वो दोनों रिएक्शन करके CO2 बनाएगा तो वह सामान्य अवस्था नहीं है। उसको सामान्य अवस्था से असामान्य अवस्था में लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेगा और उसके बाद उसका प्रतिफल CO2 बनेगा। तो हम एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है, जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अर्थात उसे ही रिएक्शन का क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, या उसे ही रिएक्शन का सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा परिवर्तन के, यहाँ तो आपने सक्रियण ऊर्जा को भी समझ लिया और सक्रिय या उत्तेजित अवस्था क्या होती है अभिकारकों की वह भी आपने समझ लिया। यहाँ जो है ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर, तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बात जान लीजिए मित्र, आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा की महत्ता और ऊर्जा से संबद्ध बातें इसमें है। तो अगर ऊर्जा से ही जुड़ी हुई बातें हैं तो ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भाग में बांट दिया। ऊर्जा में परिवर्तन का अर्थ क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन का अर्थ है कि जब
दो अलग अलग प्रोडक्ट, दो अलग अलग अभिकारक आपस में संयोग करेंगे तो उसकी ऊर्जा स्तर में बदलाव होगा, है ना। कुछ ऐसे भी रासायनिक समीकरण हैं जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, कुछ ऐसे भी रासायनिक समीकरण हैं जो ऊष्मा को बाहर रिड्यूस करता है, बाहर छोड़ देता है। तो ये दो तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इसमें ऊर्जा का, या कह सकते हैं यह ऊर्जा से संबंधित होती है। इसलिए ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया को दो भाग में बांटा जा सकता है। ये ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर है, अर्थात एनर्जी में जो है चेंजिंग के आधार पर है। पहला हो गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है मित्र, या कह सकते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, ऊष्मा जब दो यौगिक या दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त होती है, या फिर कह सकते हैं वह ऊष्मा बाहर की तरफ छोड़ती है, तो वह हो गया ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एनर्जी के लेवल पर दो टाइप का हो गया, इसमें एनर्जी बाहर छूट रही है। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें ऊष्मा, वो जो अभिकारक हैं वो ऊष्मा या तो वातावरण से ले रहे हैं, या फिर वो अपना रिएक्ट होने के लिए उसको हम एनर्जी दे रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। किसी भी तरह से वह एनर्जी का शोषण कर रहा है, अर्थात वह एनर्जी का अवशोषण कर रहा है, तो वह आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आएगा, अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि ऊर्जा का अवशोषण करेगा वह अभिकारक, और ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, वह ऊर्जा को बाहर मुक्त करेगा वह अभिकारक। तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हो गए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज जो है हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन को देखा, और इसमें सक्रिय या अभिकारकों की उत्तेजित अवस्था क्या है, और जो है सक्रियण ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो चलिए आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।